अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रिमेनिंग डेटा स्ट्रक्चर्स की टाइप थी उनको डिस्कस किया था। हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो डिपेंड ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के ऊपर कर रहा होता है। हमारे पास जो है वो 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जो है वो डिफ़ाइन करना क्लियरली, कि हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम जब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है उन सॉल्यूशंस को इवेलुएट कर रहे होते हैं और इवेलुएट करने के बाद जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। डिफ़ाइन द प्रॉब्लम में बेसिकली हमारे पास वही चीज़ है, हमें डायग्नोस करना है कि असल इशू, मेजर इशू है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रियल वर्ल्ड कोई एग्ज़ाम्पल लूँ तो सबसे पहली मिसाल मैं आपको कंप्यूटर की दे सकता हूँ कि अगर आपने अपना कंप्यूटर ऑन करा है और कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि यार इसके अंदर पावर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही। तो सबसे पहले आप जाके इसका स्विच देखोगे कि इसका स्विच ऑन है या नहीं है। तो सिमिलरली आपके पास जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गई या वैसी जनरली, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। बेस्ट अप्रोच इसकी ये होती है कि आप पहले प्रॉब्लम को खुद समझो और उस प्रॉब्लम को किसी दूसरे बंदे को एक्सप्लेन करो। अगर दूसरे बंदे को वो प्रॉब्लम समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने भी जो है वो उस प्रॉब्लम को सही से अंडरस्टूड कर लिया है। उसके बाद है जनरेट ऑल्टरनेटिव्स द ब्रेनस्टॉर्म बेसिकली मतलब ये होता है कि आप जो हो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो सोच रहे होते हो, आइडियाज़ फाइंड आउट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही डिस्कशन हो रही है कि आप जो हो जब ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस जनरेट करना चाह रहे हो तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए जो है आपके दिमाग में जो जो प्रॉब्लम सॉल्व, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आप उन सॉल्यूशंस को जो हो वो राइट डाउन करना शुरू करते हो, लिस्ट डाउन करना शुरू करते हो। और बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल टीम मेंबर्स होते हैं। तो आप उन टीम मेंबर्स के साथ बैठ के जो है वो उस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हो। इससे जो है वो ये होता है कि दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव भी जो है वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। हो सकता है वो आप मिस कर दो इसी वजह से। उसके बाद जो जो आपने ब्रेनस्टॉर्म करके जो जो आपने सॉल्यूशंस लिस्ट डाउन करे हैं उनको फिर इवेल्युएट करना और उसमें से जो है वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना। लाइक आपके पास किसी, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एवरेज निकालना है 3 नंबर्स के दरमियान का या 4 नंबर्स के दरमियान का। तो उसके बहुत से ऑल्टरनेट तरीके हो सकते हैं कि जिसके थ्रू आप जो हो वो एवरेज निकाल लो। जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे और उसको जो है वो फिर आगे फर्दर प्रोसीजर में लेके जाओगे। उसके बाद आखिर में हमारे पास जो है वो जो आपने सॉल्यूशन सिलेक्ट करा है उस सॉल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। आप जो हो फिर उस सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो। साथ ही साथ आप जो हो वो फॉलो अप रखते हो अपने सॉल्यूशन का कि आया कि वो प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सिमिलरली आप जो हो जिस सॉल्यूशन को लेकर आगे प्रोसीड किया है उसके अलावा भी आपको जो है वो प्लान बी जो है वो लेके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इश्यूज़ ऐसे आ जाते हैं कि आपका सॉल्यूशन वर्कड आउट नहीं करा तो फिर आपको जो है वो किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा। इस वजह से जो है वो आप प्लान बी भी जो है वो रेडी रखते हो। हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं।
हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यू है, बेक अ केक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे ऑप्शंस हैं प्रॉब्लम, स्ट्रेटजी, एल्गोरिथम एंड सॉल्यूशन। तो बेक अ केक ना मतलब जो सेंटेंस है उससे ही ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे केक को बेक करने की बात हो रही है, तो ये एल्गोरिथम के अंदर लाया करेगा। दूसरा हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ है, टू फाइंड अ फीजिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप इज़ टू। तो किसी भी प्रॉब्लम का फीजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको एनालाइज करना होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 पे आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का जो है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, एल्गोरिथम का नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। एमसीक्यूज़ नंबर 4, शोज़ द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम ग्राफिकली। मतलब जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, उसको ग्राफिकल वे में कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करती है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंबल इज़ यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट एंड आउटपुट के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है वो है पैरेललोग्राम। इसके बाद हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट कनेक्टेड सीक्वेंशली। मतलब जो हमारे पास नोड्स होती हैं वो सीक्वेंशली कनेक्टेड नहीं होती। तो ये कौन सा हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा, ऑप्शन जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास उसके लिहाज से हमारे पास ये ग्राफ होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ट्री भी आ सकता है, मगर ऑप्शन में ट्री नहीं था, तो हमारे पास ग्राफ जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर है इसका। ऑप्शन एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, डैश स्टोर्स डेटा इन हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल मैनर के अंदर जो है वो डेटा कौन सी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, व्हेन दैट डेटा इज़ पुश्ड इन स्टैक मींस दैट डेटा इज़। मतलब जब हम किसी भी डेटा को पुश कर रहे होते हैं स्टैक के अंदर, तो इससे मतलब क्या होता है, पुश करने का क्या मीनिंग है, मतलब कि हम किसी भी एलिमेंट को या डेटा को स्टैक में इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो सब ऑप्शन नंबर ए इंसर्टेड इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 9 पे आ जाते हैं। इन बाइनरी ट्री ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 नोड्स। बाइनरी ट्री, आपको मैंने ट्री के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बाइनरी ट्री का नहीं बताया था। बेसिकली बाइनरी मीन्स 2। तो बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि आपका जो ट्री है उसके अंदर हर पेरेंट के जो हैं वो 2 चाइल्ड होंगे, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 10 पे। एमसीक्यूज़ नंबर 10 हमारे पास क्या है, ट्रैवर्सिंग एन एरे मीनिंग एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। ट्रैवर्सिंग का मतलब है हमारे पास सीक्वेंशली जो है वो हर एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, ट्रैवर्सिंग इसको कहते हैं। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे जो है वो एक्सेस हो रहा होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 11 पे आते हैं। A type of graph data structure in which nodes are connected by edges which are unidirectional is called as। यहाँ पे जिक्र हुआ है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का। ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है और एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है। यहाँ पे बात करी हुई है कि जिसके अंदर जो है वो यूनिडायरेक्शनल जो है वो एजेस होती हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर है डायरेक्टेड ग्राफ। एमसीक्यूज़ नंबर 12 पे आ जाते हैं। एरे होल्ड अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट डेटा विद सेम टाइप। जो हमारे पास एरे होती है वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करती है। एमसीक्यूज़ नंबर 13 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल सोल्यूशंस अ प्रॉब्लम कैन हैव। किसी भी प्रॉब्लम के जो हैं वो बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, मैनी। एमसीक्यूज़ नंबर 14, विच टर्म इज़ यूज टू डिलीट एलिमेंट्स इन स्टैक। तो स्टैक में से एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सी टर्म यूज़ हो रही होती है, पॉप की टर्म यूज़ हो रही होती है। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 15, विच सिंबल इन फ्लो चार्ट इज़ यूज टू शो जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक पेज के ऊपर फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर रहे होते हो, तो आप वो कॉलम या वर्टिकली ड्रॉ कर रहे होते हो। अब कुछ फ्लो चार्ट्स ऐसी होती हैं जो कि बड़ी होती हैं कि वो पेज के बाद जो है स्पेस नहीं रहती, तो फिर वो वहाँ से कंटिन्यू करनी होती।
तो कंटिन्यूएशन के लिए हमारे पास जो है वो सर्कल, स्मॉल सर्कल जो है वो यूज़ होता है। मतलब आप क्या करते हो, आपकी जो एरो लाइन होती है ना वो पॉइंट करेगी उस सर्कल पे, उसके बाद जहाँ से कंटिन्यू मतलब आगे करनी है ना, तो वहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा और उससे एक और एरो जो है वो पॉइंट करना स्टार्ट होगा और कंटिन्यूएशन यहाँ से हो जाएगी आपकी फ्लो चार्ट की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, सर्कल। MCQs नंबर 16 पे आ जाते हैं। पैरेललोग्राम शेप्ड सिंबल इन फ्लो चार्ट डिस्क्राइब्स इनपुट, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। MCQs नंबर 17 पे आ जाते हैं। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ना, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो हम इस वजह से इसको एल्गोरिथम कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 18, नोड इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर विद फर्दर कनेक्शन इज टर्म्ड एज। वो नोड जिसके जो है वो फर्दर कनेक्शंस मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो नोड जो है वो पेरेंट नोड कहलाती है, ठीक है। उसके बाद MCQs नंबर 19, अ पर्सन हु प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज टास्क इज़ कॉल्ड सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट जो है वो प्लान भी करता है और स्ट्रेटजी जो है वो भी क्रिएट कर रहा होता है। MCQs नंबर 20 है हमारे पास, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिकली आप करते क्या हो, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो। MCQs नंबर 21, विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा होता है। MCQs नंबर 22, डैश कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, कंपाइलर के थ्रू और इंटरप्रेटर के थ्रू। जो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्जन करने वाला है वो है इंटरप्रेटर, और पूरे कोड को एक साथ जो है वो कन्वर्ट करने के लिए जो है कंपाइलर यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर MCQs 22। हम नेक्स्ट MCQs के ऊपर आ जाते हैं। एरर दैट अकर्स ड्यू टू द वायलेशन ऑफ लैंग्वेज रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। जो हमारे पास लैंग्वेजेस के सिंटैक्स की वजह से एरर आता है वो एरर होता है सिंटैक्स एरर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन MCQs 24 है, अ वेरिएबल इज़ अ डैश। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। मतलब आप करते क्या हो, आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करवाना चाह रहे हो, कुछ चीज़ स्टोर करवाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप उसको एक नेम असाइन कर देते हो, तो उस चीज़ को आप वेरिएबल कह रहे होते हो। उसके बाद है हमारे पास विच डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास कैर डेटा टाइप यूज़ होती है। उसके बाद है हमारे पास द प्लस ऑपरेटर इज़ अ टाइप ऑफ डैश ऑपरेटर। प्लस हमारे पास आपको पता ही है मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है। प्लस हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। एन IDE स्टैंड्स फॉर, IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बेसिकली वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। एक तो नॉर्मल आप नोटपैड के ऊपर भी कर सकते हो, मगर नोटपैड के अंदर जो है वो सिंटेक्स हाईलाइटिंग नहीं होती, डिबगिंग करना मुश्किल होती है, और टूल्स अवेलेबल नहीं होते या एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होती। अगर आप IDE के अंदर काम करते हो, IDE के अंदर प्रोग्रामिंग करते हो, तो IDE आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है कोडिंग करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज इज़ कॉल्ड डैश कांस्टेंट। कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं कर सकते आप, उस वैल्यू को आप कांस्टेंट कह रहे होते हो। लास्ट MCQs है हमारे पास, विच इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल एंड मौजूद है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ये हमारे पास लॉजिकल एंड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।